सीएमए इंटर स्टूडेंट्स डर लग रहा है। जुलाई में एग्जाम है, किससे? लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स। ज़्यादातर लोग लॉ में फेल हो रहे हैं, राइट? तो हम ला रहे हैं लॉ का ब्रह्मास्त्र, लॉ का मैराथन। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड अगर आपको ये अपडेट चाहिए रेगुलर बेसिस में तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब हम ये वीडियो चालू करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पहले तो ये सीएमए के लिए है एंड ये एग्जाम में आपको आने वाला है 5 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन इसका आता ही है 5 मार्क के लिए एंड एक चीज समझ लेना, बहुत सिंपल चीज है, बहुत छोटा सा है एंड बहुत सिंपल चीज है। ये 5 मार्क अपने हाथ से खोना नहीं। समझ में आया परफेक्टली? ये लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कैसे लिखा जाता है। देखो प्रोविजन तो आप लोग को पता है, ये लेक्चर में वो भी डिस्कस होने वाला है, बट कैसे एग्जाम में आपको लिखा जाएगा, कैसे लिखना है, सेक्शन लिखना है या नहीं, कितने सेक्शन लिखना है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप क्या होता है सबसे पहले, राइट? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? 2 or more persons agrees to come together to do a business for profit। बट अभी अपन प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल लेवल पे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करना। कौन सा वर्ड यूज करोगे? इकोनॉमिक गेन। मतलब वही होता है प्रॉफिट, बट अपन को अभी क्या बोलना है? इकोनॉमिक गेन। फिर से 2 or more person agrees to come together voluntarily। और क्या चीज के लिए? फॉर कैरिंग अ बिजनेस एंड उससे उनको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक गेन। इकोनॉमिक गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। परफेक्ट विद दिस? अब इसमें क्या क्या आता है देखो। सबसे पहली बात, 2 or more persons होने चाहिए पार्टनरशिप में। सेकेंडली बिजनेस होना चाहिए। थर्डली प्रॉफिट, जिसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक गेन होना चाहिए। बट इसमें आपके मॉड्यूल में एक और चीज लिखा है जिसमें आपको ध्यान देना है। क्या? हाउएवर प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ डिटर्मिनेटिव फैक्टर। मतलब कोई ऐसी पार्टनरशिप जिसमें प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है पर उसको भी पार्टनरशिप बोला जाएगा। मतलब यही मतलब नहीं होता है कि पार्टनरशिप मतलब प्रॉफिट के लिए होता है, नहीं। अ सोशल कॉज इज ऑल्सो अ पार्टनरशिप। समझा इतना परफेक्टली? अब मेरे को एक चीज आपको बताना है, जैसे अपन आगे के लेक्चर्स में करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता है किससे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से नहीं बनता है। पार्टनरशिप बनता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, और वो एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। फिर से बोल रहा हूं, पार्टनरशिप बनता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, और वो एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। इतना समझ में आया आपको परफेक्टली, राइट? सेक्शन 4 defines partnership as a relationship between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। अब सबसे पहला सेक्शन जो आपको इसमें याद रखना है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या करता है? पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। फिर से सेक्शन 4 क्या करता है? पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। क्या डेफिनेशन दिया है सेक्शन 4 में? कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आए थे। तो लास्ट ईयर्स में आप अगर पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आया था, दैट इज एक्सप्लेन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। फिर से आपको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्सप्लेन करना है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जब एक्सप्लेन करोगे तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सब साथ में काम करो, या अगर कोई एक भी काम कर रहा है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे राम और श्याम है, राइट? राम ने अगर कुछ बिजनेस किया और घाटा हो गया, उसका लॉस हो गया, तो वो लायबिलिटी जो रहेगी वो श्याम पे भी रहेगी। मतलब वन एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा श्याम नहीं बोल सकता है कि भाई राम ने किया था, अब मेरा गलती नहीं है, तुम देख लो क्या करना है। नहीं, म्यूचुअल एजेंसी या पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि एक जन ने अगर कुछ मिस्टेक किया तो उसकी लायबिलिटी किस पे रहेगी? सब पे रहेगी। ये लास्ट ईयर का पेपर था, याद रखना, इस पे अपन को ज्यादा ध्यान देना है। क्या? व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। फिर से अब इसमें एक चीज याद रखना, व्हाइल यू राइट द पेपर आप लोग क्या मिस्टेक करते हो? सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप हैज, और आप पूरा सेंटेंस लिख देते हो, बट आप क्या करते हो? कभी कभी बीच बीच में कोई कोई वर्ड्स मिस आउट कर देते हो एंड आपको ही नहीं पता चलता है कि लॉ में इतने कम मार्क्स क्यों आए।
तो सबसे पहले व्हेन पेपर, जो भी पेपर चेक करता है वो चेक करता है ना, तो डेफिनेशन लिखा है ना अगर आपने, तो इट हैज टू बी वर्ड टू वर्ड। अगर आपका डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड नहीं है तो आपको सीधा 0 मिलेगा। तो उसके लिए भी अपन ने एक ट्रिक किया है। वो ट्रिक क्या किया अपन ने, सुनो। अपन को सेक्शन याद है कि सेक्शन 4 है, अपन को डेफिनेशन याद है बट थोड़ा इधर उधर यानी है अपना डेफिनेशन। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 4। क्या बोला, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 4, फुल स्टॉप। इट मींस, और फिर आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिख सकते हो मतलब क्या, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के आप लिख सकते हो। नहीं समझा ये वाला चीज, फिर से डेफिनेशन लिखोगे तो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, बट अपन को स्मार्टली खेलना है इसमें। स्मार्टली कैसे खेलेंगे, सेक्शन 4 डिफाइन करते हैं पार्टनरशिप फुल स्टॉप, इट मींस, और फिर आप अपने ओन वर्ड्स पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सेक्शन भी कोट कर दिया जो अपन को चाहिए था, प्लस मीनिंग भी बता दिया उसका। परफेक्ट विद दिस। अब उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। देखो ये 10th या 12th स्टैंडर्ड नहीं है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कि वहां पे लिख देंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप 5 मार्क के लिए, नहीं। इसमें केस लॉस भी आते हैं। केस लॉस नहीं आएंगे तो आपको कंसेप्ट पे टेस्ट होगा। कंसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे ये वाले एक एग्जांपल ले लो। इसमें क्या पूछा गया था आपको, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कहीं पे भी बुक में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जैसा यानी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हाउएवर सेंटेंस फ्रेमिंग में आपको मॉड्यूल में मिलेगा कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करना चाहिए। तो एक चीज याद रखना, सिर्फ ये वीडियो देखो, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगा, और जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। परफेक्ट। अब इसके बाद अपन चलेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो पहला फीचर्स क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। मतलब पहली बात तो पार्टनरशिप में जो पार्टीज रहते हैं उसको पार्टनर्स बोला जाता है, समझा। तो पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, एंड वो अग्रीमेंट को बोला जाता है अग्रीमेंट डीड। मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, पार्टनरशिप होता है अग्रीमेंट डीड से, नॉट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब क्या है, अगर समझो फॉर एग्जांपल अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि राम और श्याम 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं, एंड वही चीज पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है 1:1, मतलब इक्वली। अब मैं उठ के ये नहीं बोल सकता हूँ, या राम उठ के ये नहीं बोल सकता है सर 3:2 का रेशियो पार्टनरशिप डीड में डाला है, राइट, बट पार्टनरशिप एक्ट में तो इक्वली बोला है, तो ये तो ना इंसाफी है, मेरे को 1:1 ही करने दो। नहीं, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, तुम पहले पार्टनरशिप डीड के अनुसार चलो, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है तुम वैसे फॉलो करो, बट कोई एलिमेंट, कोई प्रोविजन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो तुम मेरे को फॉलो करो, मतलब पार्टनरशिप एक्ट को देखो। परफेक्टली इतना समझा आप लोग को। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज के बाद क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट। अब कोई भी लॉ का देख लो, कोई भी टॉपिक देख लो, आपको लॉस वर्ड कहीं पे भी नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट। अब एक चीज याद रखना, ये प्रॉफिट में लॉस इंक्लूड होता है, ये प्रॉफिट में लॉस इंक्लूड होता है, समझा। तो जब यहाँ पे बोला गया है एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, समझा इतना परफेक्टली। तो पहला क्या देखा अपन ने, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, फिर क्या देखा, एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट। थर्ड, ये तो म्यूचुअल एजेंसी वाला टर्म है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या हो गया आपका, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हो गया, म्यूचुअल एजेंसी। एंड फोर्थ, अग्रीमेंट नीड नॉट बी इन राइटिंग, मतलब आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, वो ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, या तो फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, बाय एक्शन, मतलब आप ऐसा कुछ चीज कर रहे हो कि आपके एक्शन से सामने वाले को पता चल रहा है कि U2 और U3 आर इन पार्टनर्स या पार्टनरशिप, तो उसको भी गिना जाएगा पार्टनरशिप, समझा इतना परफेक्टली। तो अभी तक क्या किया, एक छोटा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पार्टनरशिप में, बोर्ड भूल जाओ, सबसे पहले पार्टनरशिप में अपन ने क्या किया, 2 या उससे ज्यादा जन होने चाहिए, राइट। सेकंड, बिजनेस होना चाहिए और वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए इसमें। थर्ड, वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं, इकोनॉमिक गेन, फिर से प्रॉफिट नहीं, इकोनॉमिक गेन शेयर करना चाहिए पार्टनर्स को। परफेक्ट विद दिस। फिर इसमें अपन ने लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन किया जिसमें बोला गया था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताओ, तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। मतलब क्या, कोई एक भी काम करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी, लायबिलिटी सबकी रहेगी। फिर सबसे पहला सेक्शन अपन ने पढ़ा जो है सेक्शन 4, जिसमें पार्टनरशिप डिफाइन किया गया है। इसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया, पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4, फुल स्टॉप, इट मींस, एंड यू कंटिन्यू, समझा इतना परफेक्टली। फिर अपन ने 4 फीचर्स किए एज पर योर मॉड्यूल। पहला, एग्रीमेंट, जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, इट हैज टू बी बिटवीन पार्टीज, एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट।
फिर म्यूचुअल एजेंसी वाला क्लॉज, एंड लास्ट में एग्रीमेंट लिखत पढ़ी नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है, हुआ तो बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी, या तो फिर इम्प्लाइड भी। परफेक्ट विद दिस। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप सुनो, एक होता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक होता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनर बहुत जल्दी अपने मुंह पे आ जाता है, एक्टिव, स्लीपिंग, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड में भी कभी ना कभी किया होगा, राइट। पर वही चीज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर से बोल रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान देना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चांसेस बहुत कम है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो। कंसेप्ट पे ध्यान दो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आर बाइफर्केटेड इनटू 4। पहला है जनरल पार्टनरशिप, फिर लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब इसको एक एक देखते हैं। जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जो अपन नॉर्मल पार्टनरशिप करते हैं जिसमें लायबिलिटी मतलब उधारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि आप पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचोगे और उधारी चुकाओगे। ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस अलग है मेरा पर्सनल अलग है, नहीं, आपका पर्सनल एस्टेट होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, उसको भी बेचना पड़े तो आपको बेचना पड़ेगा, ताकि दूसरों की लायबिलिटी, दूसरों की उधारी आप चुका पाओ। समझा? जो पार्टनर्स रहेंगे जनरल पार्टनरशिप में, वो एक्टिवली यानी पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में और प्रॉफिट शेयरिंग भी बांटेंगे। अब उसके बाद आता है लिमिटेड। ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए अपन एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपको एक और चैप्टर है एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इसका उल्टा हो गया। इसमें लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसमें लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। जितना कैपिटल उतनी लायबिलिटी, सिंपल वे में बता दिया। जितना कैपिटल है, जितना स्टार्टिंग में आपने मेरे से कैपिटल लिया, जब आपने एडमिट किया, उतनी ही मेरी लायबिलिटी, यानी मेरी पर्सनल एस्टेट, पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें भी मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। थर्ड, पार्टनरशिप एट विल, मतलब मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे को पार्टनरशिप में जब आना था, अब मेरी इच्छा मेरे को पार्टनरशिप कब बंद करना है। पार्टनरशिप एट विल मतलब पार्टनरशिप मेरे हिसाब से चलेगा। समझा? एंड लास्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में दो चीज हो सकता है, या तो स्पेसिफाइड टाइम या तो स्पेसिफाइड पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अभी आम का सीजन है, 3 महीना आम का सीजन है, एक एग्जांपल है, 2 या 3 महीना आम का सीजन चलता है। राम और श्याम ने ये फैसला किया कि अपन 2 या 3 महीना जितना भी यानी सीजन चलेगा, अपन क्या करेंगे, अपन पार्टनरशिप में रहते। 3 महीना जैसे खत्म हुआ, आम का बिजनेस खत्म हुआ, अपन वो साल के लिए पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा? स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपन पार्टनर है, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 3 साल। ऐसा नहीं कि इट हैज टू बी विद इन 1 ईयर। 3-4 साल का भी पार्टनरशिप है तो उसको भी बोला जाता है स्पेसिफाइड पीरियड। एंड वही चीज स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब क्या होता है? भाई देख, कोविड आया था, लोगों को मास्क का बहुत गरज था, बहुत नीड था, अपन ने मास्क का, फेस मास्क का धंधा चालू कर दिया। अब कोविड भगवान की दया से धीरे धीरे कम होते जा रहा है, अभी तो कम हो ही गए, तो अभी मास्क का धंधा इतना नहीं चल रहा है। तो अपन ने सिर्फ कोविड में मास्क के धंधे के लिए अपन ने क्या किया था? पार्टनरशिप किया था। तो अपना पर्पस जो था वो फुलफिल हो गया। वंस द पर्पस हैज बीन फुलफिल्ड, अपना पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? इट कम्स टू एन एंड। फिर से बताता हूँ, 4 है, देखो भूलना नहीं है इसको। मैं ये नहीं बोल रहा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आप रट्टा मारो, बट कंसेप्ट क्लैरिटी रखो। जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। वही चीज इसका उल्टा, लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसमें लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। लिमिटेड किससे रहती है? जितना कैपिटल लाओगे उतना ही लायबिलिटी रहेगा। पर्सनल प्रॉपर्टी को इसमें हार्म नहीं होता है, पर इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी आपकी। थर्ड, पार्टनरशिप एट विल मतलब मेरी मर्जी। फिर से राइट, मेरी मर्जी, मेरे को कब पार्टनरशिप चालू करना है, मेरी मर्जी मेरे को पार्टनरशिप कब बंद करना है। कोई फिक्स पीरियड नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बट वही चीज इसमें फिक्स पीरियड या तो फिर फिक्स टाइम, दोनों में से कोई एक होगा, तो उसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है। लास्ट पार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर है। अब एक चीज, अभी तक मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया लास्ट ईयर के 5 मार्क के लिए आया था, राइट। अब ये वाला ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आ चुका है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, समझना। और लोग इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना इसमें। पहला, 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, कैसे याद रखोगे? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप 4 होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर 7 होता है। फिर से टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर 7, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर 7, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप 4।
ये याद रखना तुम लोग, समझ में आया ये वाला चीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला क्या होता है, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को क्या बोला जाता है, पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। फिर से हिंदी में समझाता हूं, जो पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पे और वो प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है एंड एवरीथिंग, उसको बोला जाता है वर्किंग पार्टनर। परफेक्ट। वर्किंग पार्टनर का उल्टा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी बोला जाता है, मतलब जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस पे। समझ में आया? ही वोंट बी एन एक्टिव पार्टनर, वो सिर्फ पीछे से देखेगा, प्रॉफिट वॉफिट सब शेयर करेगा, लाइबिलिटी भी शेयर करेगा, बट ही वोंट टेक एक्टिवली पार्ट इन द बिजनेस। थर्ड आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है, कैपिटल देगा, लाइबिलिटी में भी हिस्सेदारी है, राइट, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पे, बट लोगों के सामने वो पार्टनर नहीं है। फिर से ये इंपॉर्टेंट है, देखो वर्किंग पार्टनर तुमको मालूम है एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, स्लीपिंग पार्टनर हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये नया आया सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मतलब कैपिटल देगा, लायबिलिटी शेयर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पे करेगा, बट लोगों के सामने ही इज नॉट अ पार्टनर। वो सिर्फ अपन 2 या 3 जन के बीच में पार्टनर है, लोगों के सामने ही इज नॉट अ पार्टनर। लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा भी कोई पार्टनर है ये फॉर्म में। परफेक्ट। फिर चौथा आता है लिमिटेड पार्टनर, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बट उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी उसके कैपिटल के हिसाब से। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पे जितना एक्टिव पार्टनर करेगा। नो डाउट ही विल आल्सो पार्टिसिपेट बट नॉट टू दैट लेवल जितना वर्किंग पार्टनर करेगा। उसके बाद आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ तो मेरा, लॉस हुआ तो तेरा। नॉर्मली ये पार्टनरशिप क्यों होता है प्रॉफिट ओनली, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आदमी एबीसी जिसका टर्नओवर समझ लो ना 1 लाख 2 लाख का है, और एक बहुत बड़ा आदमी है जिसका टर्नओवर 100 CR 200 CR का है। अभी जो छोटा वाला आदमी है वो क्या चाहता है कि ये जो बड़ा वाला आदमी है उससे पार्टनरशिप करे, बट बड़े वाले अभी कैसे रहते हैं कि भाई ग्रीडीनेस थोड़ा ज्यादा रहता है पैसे का, राइट। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, तो बड़े वाले क्या बोलता है कि मैं पार्टनरशिप में रेडी हूँ तेरे में इन्वेस्ट करने के लिए कि आई विल बी अ पार्टनर, बट लॉस हुआ तो तेरा, प्रॉफिट हुआ तो दोनों मिलके खाएंगे। नहीं समझा, लॉस हुआ तो तेरा, लॉस मेरे को परवाह नहीं है कुछ भी हो, बट जो प्रॉफिट हुआ वो अपन मिलके जो भी अपना PSR होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। फिर उसके बाद आता है, ये बेसिक होता है माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है, 18 ईयर्स या उससे कम, हाँ या ना, नहीं, माइनर का मतलब होता है 18 से कम। 18 टच हो गया तो आप मेजर हो जाओगे, ये याद रखना, ये लोगों को कंफ्यूजन होता है। माइनर मतलब 18 बिलो, 18 क्रॉस टच हो गए मतलब आप मेजर हो गए, समझा। तो पहला क्वेश्चन, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, तो उसका सोल्यूशन यस, माइनर पार्टनर बन सकता है बट ओनली फॉर द प्रॉफिट, मतलब वो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। माइनर सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट करेगा, उसको पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। समझ में आया ये माइनर वाला पार्ट। अब मैंने जो बोला था एक क्वेश्चन इसमें आया, माइनर के ऊपर नहीं आया, आप लोग को लगा होगा माइनर के ऊपर आया, बट माइनर के ऊपर नहीं आया। जो मैं 7th वाला करवाने वाला हूँ उसमें लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था जिसको बोला जाता है नॉमिनल या क्वाजी पार्टनर। क्या बोला जाता है, नॉमिनल। नॉमिनल का इंग्लिश में क्या होता है, सिर्फ नाम का, अपना नाम दे दिया, बाकी मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर को क्वाजी पार्टनर भी बोला जाता है। रुको, ये क्वेश्चन नहीं आया था कि नॉमिनल या क्वाजी पार्टनर क्या है, आपको क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पार्टनर्स बाय एस्टोपेल या तो फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब बोलोगे सर अभी नॉमिनल बोले, अभी एस्टोपेल, होल्डिंग, रुको फिर से। एक पार्टनर होता है जिसका नाम होता है नॉमिनल पार्टनर, सिंपल वे में बता दिया, जो अपना नाम, हु इज नॉट अ पार्टनर बट सिर्फ अपना नाम दे देता है कि हाँ भाई तुम यूज करो, तुम मेरे पार्टनर हो गए। परफेक्ट। नॉमिनल पार्टनर आर डिवाइडेड इनटू 2, फिर से नॉमिनल पार्टनर आर डिवाइडेड इनटू 2, एक होता है एस्टोपेल, एक होता है होल्डिंग आउट। अब इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्या लोगों को पता नहीं चलता एस्टोपेल का मतलब क्या है और लोगों को पता नहीं चलता है होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो मैं आज बताता हूँ आपको, सुनो। अभी जैसे एस्टोपेल का मतलब क्या है, सुनना। अभी जैसे 2 पार्टी है A और B, या तो राम और श्याम वाले एग्जांपल ले लो, राइट। 2 जने इसमें राम और श्याम जो पार्टनरशिप में है, उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, बट कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन डाल दिया है सामने वाले ने कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर C भी वो पार्टनरशिप का पार्टनर है तो। फिर से राम और श्याम है, राइट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है उसको, बट पार्टनरशिप यानी कॉन्ट्रैक्ट जब ही मिलेगा जब
सी जो थर्ड पार्टी है वो भी पार्टनर हो, बट एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्टनर। तो अभी राम और श्याम क्या करते मालूम है, उनको प्रॉफिट चाहिए, यानी उनको बिजनेस चाहिए। तो राम और श्याम क्या करते हैं, सी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलो, यू आर नॉट द पार्टनर, हमको कोई कैपिटल नहीं चाहिए आपके, बट आप चलो। वो अगर बोला आप पार्टनर हो तो सिर्फ मुंडी हिला देना या वहां पे चुपचाप खड़े हो जाना, हमको और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सी वहां पे गया, चुपचाप मुंडी हिला दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस मिल गया। तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बाय एस्टोपेल। मतलब सी साथ में गया था और वो चुप था या तो वो एग्री किया। अब अगर फ्यूचर में राम और श्याम ने कुछ लोचा किया या बिजनेस कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाया तो राम और श्याम तो लायबल रहेंगे, बट उसके साथ साथ सी भी लायबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा आदमी जो बिजनेस दे रहा था उसके लिए सी भी पार्टनर है और सी ने डिनाई नहीं किया था, सी ने एक्सेप्ट किया था। तो लायबिलिटी, हाँ, बट सिर्फ जो बड़ा आदमी है ना जो बिजनेस दे रहा था, सिर्फ उसके लिए सी विल बी लायबल, बट बाकी दुनिया के लिए सी इज नॉट अ पार्टनर, तो ही वोंट बी लायबल। समझ में आया? बाकी दुनिया के लिए सी इज नॉट अ पार्टनर। सी ने पूरी दुनिया को नहीं बताया कि आई एम अ पार्टनर, तो उसके लिए ही वोंट बी लायबल। बट फॉर द पर्सन फॉर हुम या टू हुम ही अग्रीड दैट यस आई एम द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए लायबिलिटी सी की भी रहेगी। समझा? अब होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, और मैं ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस क्या है। एस्टोमेल में बंदा खुद गया और चुप बैठा था, हाँ या ना? होल्डिंग आउट पे राम और श्याम वाले एग्जांपल ले लो, सेम एग्जांपल। राम और श्याम वहां पे गए बिजनेस के लिए, बिजनेस वाला क्या बोला कि अगर सी भी पार्टनर है तो हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। राम और श्याम रिटर्न नहीं है, राम और श्याम ने ओपनली वहां पे बोल दिया हाँ सर सी भी हमारा पार्टनर है। सी को पहले बताया नहीं, सी को बोल दिया, यानी वो सामने वाले को बोल दिया कि सी भी हमारा पार्टनर है। समझा? फिर जैसे ही उसको बोला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, यानी बिजनेस मिल गया, फिर राम और श्याम पीछे से सी के पास आए, सी को पूरा एक्सप्लेन किया एंड सी ने एग्री किया कि चलो भाई ठीक है, मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं, ओनली फॉर दैट पर्सन। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फिर से एस्टोपल का मतलब क्या है, वो बंदा खुद वहां पे प्रेजेंट था और उसने बोला कि हाँ भाई आई एम द पार्टनर, या तो वो चुप बैठा हुआ था। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि पहले पार्टनर्स ने बोल दिया कि वो पार्टनर था या पार्टनर है, बट एक्चुअली ही वाज नॉट अ पार्टनर, एंड फिर बाद में ये सिचुएशन पूरा थर्ड पार्टी यानी सी को एक्सप्लेन किया गया और सी ने अपनी कंसेंट दी कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ पार्टनर बनने के लिए, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होता है, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। पहले हम मुंह से बोल देते हैं कि हाँ भाई ये पार्टनर है, बाद में फिर उसका एक्सेप्टेंस आता है। और इसमें तो कैसा है कि सामने सामने भाई वो देखो प्रेजेंट है, तुम देख लो पार्टनर है या नहीं है, तो वो बाय हिज एक्शन या तो बाय वर्ड्स कि हाँ भाई हूँ, या तो वहां पे चुप भी रहेगा तो इट इज इम्प्लाइड कि हाँ भाई दो जन के सामने थर्ड पार्टी है, थर्ड बंदा आया और कॉन्ट्रैक्ट करने आया, मतलब वो क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा। फिर से देखो, सबसे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब 3 या 4 चीज रैपिडली पूछूंगा। देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप बनता किससे? पार्टनरशिप एक्ट से नहीं बनता है, पार्टनरशिप डीड से बनता है। मिनिमम 2 जन चाहिए इसमें पार्टनरशिप के लिए, 2 और मोर, लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। एक प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करोगे, इकोनॉमिक गेन वर्ड यूज करोगे। पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4, सेक्शन 4 बोलता है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। फीचर्स में 4 फीचर आपको बताया, क्या? अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के लिए, सेकंड प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, थर्ड म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट था, लास्ट ईयर का पेपर भी आया है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई एक पार्टनर ने नुकसान भी किया तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन एल्स, वन एक्टिंग फॉर ऑल। समझा ये वाला चीज? उसके बाद अग्रीमेंट नीड नॉट बी इन राइटिंग, इट कैन बी राइटिंग, ओरल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शन। टाइप्स ऑफ पार्टनर 4 होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप 4 होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर 7 होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप एट विल मतलब मेरी मर्जी, जब मुझे करना है करूंगा या जब मुझे बंद करना है करूंगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब फिक्स पीरियड या तो फिर फिक्स पर्पस के लिए होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, वर्किंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। सीक्रेट पार्टनर मतलब दुनिया के लिए पार्टनर नहीं है, बट वो पार्टिसिपेट भी करेगा, उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, कैपिटल भी उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसमें लायबिलिटी भी रहेगी। लिमिटेड पार्टनर मतलब लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, जो मैंने एग्जांपल दिया था, छोटा आदमी बड़ा आदमी जिसका टर्नओवर 1 लाख है, जिसका टर्नओवर 200-100 करोड़ है,
तो ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी होता है, लॉस बेयर नहीं करेगा। माइनर, ही कैन बी अ पार्टनर बट ओनली फॉर हिज बेनिफिट, पर्सनली लायबल नहीं हो सकता है। एंड लास्ट देखो, दो आया था, एक आया था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एक आया था एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। दीज टू आर द पार्ट ऑफ नॉमिनल या तो फिर क्वाजी पार्टनर्स, राइट। एस्टॉपल का मतलब क्या है, थर्ड पार्टी अपने साथ गया था, जैसे ए एंड बी या राम और श्याम, मेरा वाला एग्जांपल, राम एंड श्याम पार्टनर है, तो सी उन लोग के साथ गया था एंड बाय हिज एक्शन या बाय हिज साइलेंट वो दुनिया को दिखा रहा था या कोई थर्ड पर्सन को दिखा रहा था, यस आई एम द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फॉर्म, एस्टॉपल। होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, ए और राम और श्याम ने पहले ही बता दिया कि भाई सी पार्टनर है, फिर बाद में जब सी को पता चला तो सी अग्रीड। यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। परफेक्ट विद दिस, परफेक्ट। अब ये वाला जो अपन सेक्शन करने वाले हैं वो लास्ट ईयर पे 2 मार्क के लिए ट्रू एंड फॉल्स में आया हुआ है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। ये क्या है, सेक्शन 18, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। ट्रू और फॉल्स में ये आया था कि बोला गया था कि पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू या फॉल्स, राइट। तो क्या लिखा गया, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, याद रखना, समझ में आया। उसके बाद सेक्शन 22, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इस बार आ सकता है, फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इस बार आ सकता है। सेक्शन 22 क्या बोलता है, सेक्शन 22 बोलता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब अब एक चीज बताओ, मैं नॉर्मली पार्टनरशिप कर रहा हूँ किसी के साथ एंड अगर पार्टनरशिप में कुछ नुकसान हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डेफिनेटली पार्टनरशिप की होगी, हाँ या ना। उसको बोला जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म, मतलब फर्म के नाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी लायबिलिटी जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब चीज फर्म के नाम पे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं और मेरे नाम पे कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी है, वही चीज अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और फर्म के नाम पे कर रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पार्टनरशिप फर्म की। बट उसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, गुड फेथ में करना चाहिए। गुड फेथ मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करना चाहिए, समझा इतना परफेक्टली। अब implied authority in order to bind the firm do everything in firm's name, however implied authority does not bind the partner to, मतलब ये 7 चीजें हैं जो पार्टनर भी नहीं कर सकता है। मतलब implied authority है पार्टनर के पास, अगर पार्टनर कुछ भी करेगा फर्म के नाम से तो implied authority है कि फर्म लायबल होगा, बट ये 7 चीजें हैं जिसमें फर्म लायबल नहीं होगा, यानी पार्टनर नहीं कर सकता। पहला क्या बोला, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, जो उसको सॉल्व करता है उसको क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेशन। ये लीगल होता है, राइट। तो पार्टनर के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना राइट नहीं है कि वो डिस्प्यूट सेंड कर पाए। सेकेंड, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। मतलब एक पार्टनरशिप है, एबीसी पार्टनरशिप, परफेक्ट, तो बैंक अकाउंट भी एबीसी पार्टनरशिप का ही खुलेगा। उसमें एक पार्टनर ए, तो बैंक अकाउंट ए के नाम से नहीं खुलेगा, जो पार्टनरशिप का नाम है उसके नाम से खुलेगा ये। थर्ड, कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द फर्म। मतलब एक लीगल केस चालू है, या तो मेरे को किसी से पैसा लेना है, राइट, मेरे को मतलब पार्टनरशिप को पैसा लेना है, समझ 10 लाख रुपया किसी से लेना है। अब बीइंग ए, समझो मैं ए हूं, मैं वहां पे चला गया और उसको बोला भाई तेरे को 10 लाख नहीं देना है, मत दे, 8 लाख दे दे। मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक सबका रजामंदी ना हो, जब तक सब हाँ नहीं बोलेंगे, मैं ऐसा इंडिविजुअल लेवल में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकता। फिर से पहला क्या बोला मैंने, आर्बिट्रेटर के पास नहीं जा सकता है, बैंक अकाउंट खुद के नाम पे नहीं खोल सकता है। तीसरा, एनी क्लेम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। चौथा, विड्रॉ और सूट, जिसको सूट का मतलब नहीं मालूम है, केस, मतलब मेरी पार्टनरशिप ने किसी में केस कर दिया XYZ बंदे पे, अब मेरे को उस पर दया आ गई, मैं पार्टनर हूं, तो मैं विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मैं उसको रिटर्न नहीं ले सकता, यानी केस को विड्रॉ नहीं कर सकता। समझ में आया ये वाला चीज। उसके बाद अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं खुद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, प्रॉपर्टी भी मेरे को खरीदनी है तो किसके नाम पे खरीदेगी, पार्टनरशिप के नाम पे खरीदेगी। फिर ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मेरे पार्टनरशिप के नाम पे ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है तो मैं उसको पर्सनल कैपेसिटी में, यानी विदाउट एवरीवन, मैं खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक सबकी रजामंदी ना हो। उसके बाद एंटर इनटू पार्टनरशिप, मैं खुद अकेले पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, यानी ये सब चीजों के लिए मेरे को सबका कंसेंट चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, पार्टनरशिप का नाम चाहिए, समझा। एबीसी पार्टनरशिप है, मिस्टर ए कुछ अकेला नहीं कर सकता है, कौन करेगा, पूरा एबीसी पार्टनरशिप करेगा। फिर से सेक्शन 22 इंप्लाइड अथॉरिटी बोलता है, बट उसमें 7 चीजें हैं जो
अकेला बंदा नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप के नाम पे करना पड़ेगा। पहला क्या बोला है, आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकता है, खुद का बैंक अकाउंट खुद के नाम से नहीं खोल सकता है, कोई क्लेम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, कोई केस विड्रॉ नहीं कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, और कोई भी पार्टनरशिप में एंटर अपने खुद के नाम पे नहीं कर सकता है। ये क्या बोलता है, सेक्शन 22। अब उसके बाद आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है लायबिलिटी ऑफ द फर्म। अब अगर कुछ नुकसान हुआ तो किसकी लायबिलिटी होगी, फर्म की लायबिलिटी होगी, और वो जॉइंटली होगी। मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया है कि फर्म की लायबिलिटी होती है, एक होता है ऑर्डिनरी लायबिलिटी जिसमें अनलिमिटेड होता है लायबिलिटी, और एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब क्या, कि अगर कोई पैसा मांगने आएगा तो पार्टनर कितना उसको पैसा दे सकता है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो जितना कैपिटल है उतना ही पैसा दे सकता है। वही चीज अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो खुद का प्रॉपर्टी बेच के भी अपनी उधारी चुकानी पड़ेगी। अब उसके बाद एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना, सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या बोलता है, अगर तुमने सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इसमें है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। याद रखना फिर से, इसमें कीवर्ड क्या आ गया तुम्हारा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पहले तो ये वर्ड बताता हूं क्या है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस की भलाई के लिए कुछ काम करना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर तुमने बिजनेस की भलाई के लिए या बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कुछ गलती कर दी, रॉन्गफुल एक्ट, या तो तुमने कुछ ओमिशन कर दिया, ओमिशन मतलब कुछ भूल गए, तो तुम लायबल नहीं रहोगे, बिजनेस लायबल रहेगा, फर्म लायबल रहेगा। ये क्या बोलता है, सेक्शन 26 बोलता है। फिर से, wrongful act, omission of an act in ordinary course of business, the firm will be liable। इसमें कीवर्ड क्या था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ओमिशन ऑफ द एक्ट, wrongful act। फिर आता है अपना सेक्शन 27। सेक्शन 27, फर्म इज लायबल फॉर मिस एप्लीकेशन। फिर से कीवर्ड क्या आ गया, मिस एप्लीकेशन, ये अपने आंसर में होना चाहिए। सेक्शन 27 की बात आई, फर्म इज लायबल फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर इफ ही इज एक्टिंग विद इन हिज एपेरेंट अथॉरिटी। ये दूसरा कीवर्ड सेक्शन 27 का। एपेरेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है, जितना उसको बोला है करने के लिए इन गुड फेथ, पार्टनरशिप के प्रॉफिट के लिए, अगर वो उतना कर रहा है तो उसको बोला जाता है एपेरेंट अथॉरिटी। मिस एप्लीकेशन का मतलब क्या है, अगर उसने कुछ गलती कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप ने कुछ पैसा मिला, पार्टनरशिप को कुछ पैसा मिला थर्ड पार्टी से, कहीं से, राइट, एंड पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में पड़ा था, कोई पार्टनर आया और जो पर्पस के लिए था वो पर्पस के लिए वो पैसा यूज नहीं किया, किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया, तो अब पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यानी पैसा कौन चुकाएगा उसको, पार्टनरशिप फर्म चुकाएगा। नहीं समझा ये वाला चीज, फिर से सेक्शन 27, फर्म इज लायबल फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, बट उसमें एक कंडीशन है, क्या, पार्टनर एपेरेंट अथॉरिटी में काम करना चाहिए। समझा इतना परफेक्टली। इसका एग्जांपल क्या दिया, अगर फर्म को पैसा आता है और अगर मिस एप्लीकेशन किया, मिस एप्लीकेशन मतलब क्या, पैसा लगाना था कहीं और बट लगा दिया कहीं और पार्टनर ने, राइट, तो इसके लिए पार्टनर लायबल नहीं रहेगा, कौन लायबल रहेगा, फर्म लायबल। लायबल का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तो पार्टनर नहीं चुकाएगा, कौन चुकाएगा, पार्टनरशिप फर्म चुकाएगी। समझा इतना। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 28। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जो ऊपर अपन ने अभी किया था, होल्डिंग आउट डीम्ड पार्टनर, ये आया था पिछली बार एग्जाम में। ये क्या है होल्डिंग आउट डीम्ड पार्टनर, मैंने बताया किसी और के सामने, अपन पार्टनर नहीं है, यानी एक बंदा है सी, वो पार्टनर नहीं है, बट किसी और के सामने ऐसा दिखा रहा है कि ही इज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। मतलब ए और बी है, ए और बी पार्टनर्स है, अब एक बहुत बड़ा बिजनेस ए और बी को चाहिए, बट वो बिजनेस का जो ओनर है वो क्या बोल रहा है कि अगर सी पार्टनर होगा तो ही मैं पार्टनरशिप में, यानी तो ही मैं बिजनेस करूंगा, बट इससे क्या होगा, सी इज नॉट अ पार्टनर, हाँ या ना, सी पार्टनर है क्या, सी इज नॉट अ पार्टनर इन दिस, राइट, बट ए और बी रिक्वेस्ट करते हैं सी को कि भाई प्लीज पार्टनरशिप में आ जाना, यानी पार्टनरशिप में नहीं है बट उसके सामने सिर्फ दिखावा कर दे कि पार्टनरशिप में आ जा। तो इन दिस केस सी अगर वो थर्ड पार्टी के सामने बोल रहा है कि हाँ भाई मैं पार्टनर हूं, ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टनर, बट वो फिर भी बोल रहा है कि ही इज अ पार्टनर, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या तो फिर डीम पार्टनर। सेक्शन 28, एनी पर्सन बाय वर्ड्स, यानी मुंह से बोलना, स्पोकन और रिटन लिख के देना, और बाय कंडक्ट, मैंने कल ही बताया था, इंप्लाइड, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर
then he is liable to the third party. मतलब कल भी ये बताया था मैंने आपको, क्या बोला था इसमें, अभी सी तो बड़े वाले आदमी के सामने क्या कर रहा है, वो बता रहा है ना कि आई एम अ पार्टनर, हाँ या ना। तो अगर ए और बी ने कुछ लोचा किया तो वो जो बड़ा वाला आदमी है जो अपन को बिजनेस दे रहा है वो सी को भी पकड़ सकता है। मतलब सी की जो लायबिलिटी है वो बड़े वाले आदमी के साथ भी रहेगी। ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है, बट फिर भी सी ने बोला था ना मैं भी पार्टनर हूं, और ए और बी ने फिर लोचा किया ना, तो सी को भी पैसा चुकाना पड़ेगा। बट वही चीज इन दिस केस, अगर कोई बाहर का आदमी है जिसने जिसने सी को नहीं बोला था, यानी सी ने जिसको नहीं बोला था आई एम अ पार्टनर, एंड ए और बी ने अगर लोचा किया, इन दैट केस बाहर का आदमी सी को नहीं पकड़ सकता है। इन शॉर्ट क्या बोला, सी जिसके सामने सी बोल रहा है मैं पार्टनर हूं, वो लायबिलिटी सी की रहेगी। जिसके सामने सी नहीं बोल रहा है पार्टनर हूं, उसकी लायबिलिटी सी के पास नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सी एक्चुअली पार्टनर नहीं है। समझा इतना परफेक्टली? अब अपन करेंगे सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या बोलता है? राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, राइट? तीनों का हिस्सेदारी है पार्टनरशिप में। अब अगर ए को अपनी हिस्सेदारी किसी और को देनी है, फिर से ए को अपनी हिस्सेदारी किसी और को देनी है, तो वो दे सकता है। किसके अनुसार? सेक्शन 29। पार्टनर कैन ट्रांसफर इंटरेस्ट आइदर एब्सोल्युटली, मतलब पूरा, या तो गिरवी रख सकता है या तो चार्ज क्रिएट कर सकता है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और बंदे के लिए। बट अभी समझ, ए ने ट्रांसफर किया ई को, या ए ने ट्रांसफर किया राम को, तो राम 3 चीज नहीं कर सकता है, याद रखना। क्या 3 चीज नहीं कर सकता है? राम बाकी लोगों से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांग सकता है। सेकेंड, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पे इंटरफियर नहीं कर सकता है। एंड थर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक भी नहीं कर सकता है। फिर से 3 चीज, अगर मैंने किसी को राइट अपना ट्रांसफर किया है बिजनेस का, तो वो 3 चीज नहीं मांग सकता है। क्या नहीं मांग सकता है? सबसे पहले, ही कैन नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांग सकता है। थर्ड, ही कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब पार्टनरशिप का बुक्स ऑफ अकाउंट वो चेक नहीं कर सकता है। सेक्शन 21 अथॉरिटी इन इमरजेंसी। मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी होगी पार्टनरशिप में जहाँ पे अपन कंसेंट यानी रजामंदी नहीं ले सकते सब पार्टनर्स की। अब मेरे को अकेले को डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? एंड मैंने अगर कोई डिसीजन लिया एंड बाद में पता चला कि पार्टनरशिप को लॉस हो गया, तो डिसीजन पे जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं अकेला करूंगा या पूरा पार्टनरशिप फॉर्म करेगा? तो अगर मैंने ऑर्डिनरी कोर्स में काम किया है एंड कोई थर्ड पर्सन भी अगर वैसा ही काम करता जो मैंने किया, यानी मैंने पार्टनरशिप की भलाई के लिए वो डिसीजन लिया, बाद में बैकफायर हो गया, बट मैंने पार्टनरशिप की भलाई के लिए लिया, तो इन दैट केस मेरी लायबिलिटी पर्सनली नहीं रहेगी, पार्टनरशिप फर्म की रहेगी। ये क्या बोला जाता है? सेक्शन 21 अथॉरिटी इन इमरजेंसी। मतलब पार्टनर हैज द अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट दैट विल प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ द फर्म इफ इट इज डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड विल बी डन बाय समवन एल्स इन अ सिमिलर सिचुएशन। मतलब थर्ड पार्टी भी वही काम करेगा जो मैंने किया था। परफेक्ट विद दिस? उसके बाद आता है सेक्शन 30। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइनर हैज अ पार्टनर। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 30 ये बोलता है कि माइनर कैन नॉट बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, बट अगर सबका कंसेंट हो, सब पार्टनर्स का, एक का भी कंसेंट नहीं होगा तो वो एडमिट नहीं हो सकता है, सबका कंसेंट होगा। अगर सबका कंसेंट मिला तो ही कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट, मतलब उसकी भलाई के लिए ही वो एडमिट हो सकता है। अब एडमिशन होगा कैसे? कोई भी पार्टनर अगर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप डीड होता है, देयर इज एन एग्रीमेंट, हाँ या ना? बट माइनर तो 18 के नीचे, तो एग्रीमेंट तो वो साइन नहीं कर सकता है, हाँ या ना? तो अब इसमें क्या होगा? एग्रीमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू हिज गार्डियन, मतलब वो साइन नहीं करेगा, कौन साइन करेगा? उसका गार्डियन साइन करेगा। समझा? माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बट ही कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट। इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, सब पार्टनर्स का आपको कंसेंट चाहिए। दूसरा कंडीशन, एग्रीमेंट होना चाहिए विच विल बी एग्जीक्यूटेड बाय हिज गार्डियन या थ्रू हिज गार्डियन। परफेक्ट। अब माइनर क्या कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, उसका कॉपी मंगा सकता है, या एंड शेयर इन पार्टनरशिप इज लायबल बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल। मतलब 2 साल से अगर मैं काम कर रहा हूं, मैंने पार्टनरशिप से थोड़ा पैसा उठाया और पार्टनरशिप में मेरा अभी भी थोड़ा पैसा है, समझो फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज है। अब थर्ड ईयर पार्टनरशिप को बहुत नुकसान हो गया, राइट? तो पार्टनरशिप 40,000 इस्तेमाल कर सकता है लोगों को चुकाने के लिए, बट मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के लोगों को नहीं चुका सकता। मतलब आई एम नॉट पर्सनली लायबल। पार्टनरशिप में जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग था उसको वो यूज कर सकता है अपना डेट खत्म करने के लिए, बट
मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को वो टच नहीं कर सकता है। अब जो टॉपिक करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के पेपर में 9 मार्क के लिए आया था। एंड जब भी मैं लास्ट ईयर का पेपर बोलता हूँ, मतलब ये नहीं कि जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, लास्ट ईयर्स के पेपर में 9 मार्क्स का आया था, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, सेक्शन 36। एक चीज बोलता हूँ, 9 मार्क का क्वेश्चन था, ये याद रखना। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है? या तो कोई पार्टनर मर गया, या तो वो सीज टू बी अ पार्टनर हो गया। सीज टू बी अ पार्टनर मतलब क्या? वॉलंटरी बोल दिया अब मेरे को पार्टनर नहीं रहना है, या तो रिटायर हो गया। इन दिस केस ही इज सीज टू बी अ पार्टनर। तो सुनना, ही मे कैरी बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। मतलब अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल एक पार्टनरशिप में काम किया जिसमें मेरा आम का धंधा था, परफेक्ट। अब मैं रिटायर हो गया, मेरे को अब पर्सनली आम का धंधा खोलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं खोल सकता हूं एज पर सेक्शन 36? हाँ, मैं पर्सनली आम का धंधा खोल सकता हूं, बट उसमें 3 चीजों का मेरे को याद रखना है। क्या? पहला, वो आम का धंधा जो खोलूंगा वो फर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, जो मेरी पहले फर्म थी उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मैं किसी भी इंसान को ये नहीं बता सकता हूं कि आई एम स्टिल अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रीजन, आई एम नॉट अ पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। एंड थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सॉलिसिट द कस्टम। ये थोड़ा इंग्लिश हो गया, सॉलिसिट द कस्टम मतलब पार्टनरशिप के कस्टमर को मैं चुरा नहीं सकता हूँ। पार्टनरशिप अगर वो बंदे को 10,000 में दे रही है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई 8,000 में मैं दूंगा, तो आजा मेरे पास। आई कैन नॉट डू दैट। फिर से, मैं आम का धंधा चालू कर सकता हूँ, सिमिलर बिजनेस चालू कर सकता हूँ, हाँ मैं चालू कर सकता हूँ, बट 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या? फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता। दूसरा, मैं पार्टनर ऐसे दिखा नहीं सकता कि आई एम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तीसरा, उनके कस्टमर चुरा नहीं सकता। सेक्शन 37 सेक्शन। अब एक चीज बोलता हूँ, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर आया तो एज पर 36 तो लिखना ही है, 36 के साथ साथ आपको उसके अंदर 37 का भी प्रोविजन डालना पड़ेगा। सेक्शन 37 क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है इन केस ऑफ डेथ, या तो फिर अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, रिटायरमेंट हो गया, वॉलंटरीली हटना चाहता है वो, द अदर पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर मे कैरी ऑन द बिजनेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब अभी समझो हम लोग 3 जन पार्टनर थे, राइट? मैं हट गया, मेरे को वॉलंटरीली रिटायरमेंट लेना पड़ा, मैं हट गया। अभी तक उन लोगों ने मेरा सेटलमेंट नहीं किया, यानी मेरे को पैसा नहीं दिया है, बट जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अभी भी पार्टनरशिप जो है उसके जो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप का एसेट है, उसमें काम कर सकते हैं। यानी मैं उसमें बीच में नहीं बोल सकता कि भाई ये तो मेरा शेयर था, इसको तुम अभी यूज मत करो। नहीं, जब तक सेटलमेंट नहीं होता है जब तक वो यूज कर सकते हैं एंड बिजनेस चालू कर सकते हैं। समझ में आया इतना परफेक्टली? एंड एक और चीज, अगर मेरा पहले से ही एग्रीमेंट है तो सही है, बट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो या तो फिर अगर मैं मर गया तो मेरे लीगल हायर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको 2 चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? सच शेयर ऑफ प्रॉफिट सिंस he ceases to be a partner and 6% per annum interest। अब इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। फॉर एग्जांपल, मैं मई में पार्टनरशिप को छोड़ दिया। अपना फाइनेंशियल ईयर चालू होता है कब? अप्रैल में। मैंने सब छोड़ा मई में, समझो 1 मई को छोड़ दिया। 1 महीने का मेरा प्रॉफिट था 10,000, मेरा मतलब पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना था? 10,000। एंड जो 11 महीने बच गए, पार्टनरशिप चालू था, मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ। अगर सेटलमेंट होता तो 10,000 में जो मेरे हिस्सेदारी थी वो लेता और खत्म हो जाता टॉपिक, बट उन लोग ने अभी तक सेटलमेंट नहीं किया एंड उन लोग ने 11 महीने भी बिजनेस चालू किया एंड 11 महीने में उनको प्रॉफिट हो गया 10 लाख का। 1 महीने में हुआ था 10,000, बाकी जो 11 महीने हुए उसमें उन लोग का प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। परफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए आप लोगों की 10,000 में तो मेरा ये है हिस्सेदारी है, 10 लाख में हिस्सेदारी है यानी। तो पहला, द ओनली टेस्ट यानी ओनली वे टू फाइंड आउट मेरा सेटलमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर मेरा फाइनल सेटलमेंट हो गया है तो मेरे को 10 लाख में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, बट वही चीज अगर उन लोग ने मेरे को हिसाब किताब खत्म नहीं किया, फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो 10 लाख में भी मेरा हिस्सेदारी रहेगा। एंड सेकेंडली, अगर मेरे को प्रॉफिट देने के लिए या तो फिर मेरा अमाउंट देने के लिए अगर उन लोग डिले कर रहे हैं तो अमाउंट तो देंगे, प्रिंसिपल तो देंगे, चाहे डिले करके दे, बट जितना डिले करोगे उसमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। दिस इज एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ लिखा है कि 6% नहीं 7%, 8%, तो पहले मैंने बताया था कि इंडियन पार्टनर जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलता है, तो वो चलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, इसके लिए इधर लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो तुमको ये रिफर करना है। ये क्या बोल रहा है कि 6% के हिसाब से तुमको इंटरेस्ट देना है। परफेक्ट।
तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा तो प्रोफेशनली ज्ञान मिला होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है जहाँ पे अपन पार्टनरशिप खत्म करेंगे। तो जब तक चैनल के साथ बरकरार रहिए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटे को दबा दीजिए। थैंक यू।